नमस्कार। कहानियों के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देर न करते हुए आज की एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। डाइनिंग टेबल पर नौकर ने चाय की प्याली रखते हुए कहा, मालिक चाय। तभी अनुराग को किसी ने फ़ोन किया। अनुराग, कैसे हो मेरे यार? मैं फ़ोन की घंटी पर घंटी बजाए जा रहा हूँ और तू है कि सुनता ही नहीं। देख अनुराग, तू अभी मेरे ऑफिस आ जा। तुझे आज खुशी से पागल कर देने वाली एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सुनाऊंगा। क्या बताऊं, रत्नों के व्यापार ने मुझे बांध के रख दिया है। फ़ोन पर बता देना मेरे यार, क्या कहना है तुझे? ऋषि फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर को तुम्हारा इंतज़ार है, चले आओ ना। उनसे कह दो कि मैं आ रहा हूँ। अनुराग ने गैरेज से वैन निकाली और राजहंस प्रकाशन के ऑफिस में जा पहुँचा। आओ अनुराग आओ, इनसे मिलो। ये हैं ऋषि फिल्म के डायरेक्टर रंजन राघव। अनुराग ने रंजन राघव का अभिनंदन किया। डायरेक्टर ने कहा, आप अपनी कहानी भीगी पलकें का वन लाइन बताइए ना, मैं इस पे फिल्म बनाना चाहता हूँ। बता दो अनुराग, इसमें शर्माने की क्या बात है? देखिए डायरेक्टर साहब, ये जो मेरा यार है ना, शर्मीला बहुत है, बोलता बहुत कम है, इसलिए इसे संकोच हो रही है, लेकिन ये बताएगा, वन लाइन आपको ज़रूर सुनाएगा। अनुराग ने कहानी शुरू की। धीरे धीरे शाम होने लगी थी। एक लंबा सा सफ़र पीछे छूट गया था। तारकोल की पसीजी सड़क पर अनुराग की वैन दौड़ रही थी। स्टीयरिंग संभाले अनुराग की नज़रें कभी बैक मिरर पर तो कभी मोबाइल के उभरे लोकेशन के तीर वाले निशान को देख लिया करती थी। जैसे ही लोकेशन का निशान घुमावदार सड़क की ओर मुड़ा, अनुराग ने ब्रेक पैडल पर पैरों के दबाव को बढ़ा दिया। वैन सड़क के किनारे जा रुकी। उसने ड्राइविंग सीट से बगल से पानी की बोतल उठाई और सूखते हुए गले को तर करते हुए एक ठंडी सी आह भरी। सोचने लगा, ऋषिकेश का नंदपुरी तो अभी 45 किलोमीटर दूर है। तभी एक तेज हवा के झोंके ने उसे चौंका दिया। पहाड़ों में मौसम खराब होने लगा था। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वह शाम होने से पहले किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहता था। नंदपुरी गांव और उसके अनजान रास्ते पर वह पहली बार आया था। अनजान गांव को जानने की एक इच्छा उसे नंदपुरी की ओर खींचे जा रही। जैसे जैसे मन की विकलता बढ़ रही थी, वैसे वैसे मौसम की भयानकता भी बढ़ने लगी थी। देखते ही देखते मौसम और ख़राब हो गया। बर्फ़ की आंधियाँ सी चल पड़ी। अनुराग ने हीटर के स्विच को ऑन कर वैन को एक सीधी सड़क पर डाल दिया। कुछ ही समय पश्चात वह एक गेस्ट हाउस पर पहुंच गया। वैन रोककर उसने वॉचमैन से कहा, मुझे नंदपुरी जाना है, कोई सुगम रास्ता हो तो बताइए। वॉचमैन ने कहा, दुर्गम रास्ते की बात करो, पहाड़ों में दुर्गम पथ ही होते हैं, इन्हीं रास्ते पर सबका आना जाना होता है। लगता है शहरी हो। किसके घर जाओगे? नाम पता यदि कुछ याद हो तो बताओ। हाँ हाँ बताता हूँ। अनुराग ने बैग से एक डायरी निकाली। एक पन्ने पर लिखा था, वीरसेन, नंदपुरी, ऋषिकेश। उसने वॉचमैन से बताया, मुझे नंदपुरी में वीरसेन के घर जाना है। कोई वीरसेन रहता है क्या वहाँ? किसकी बात कर रहे हो तुम? क्या उस वीरसेन की जिसने एक रईस राजा बाबू की सेवा में अपनी पूरी जवानी गुजार दी और जब बूढ़ा हुआ तो राजा बाबू ने अपने दर से दुत्कार दिया, इन पहाड़ों से अपना सर टकरा टकरा कर मरने के लिए। राजा बाबू को उसकी छोटी बिटिया पर भी तरस नहीं आई। क्या गुनाह था उसकी नादान बेटी और वीरसेन का? आखिर रोता बिलखता वीरसेन अपनी पत्नी और अपनी बेटी रश्मि के साथ दिल्ली से ऋषिकेश जाने वाली ट्रेन को पकड़ ही लिए। अनुराग को काटो तो खून नहीं, उसने कांपते होठों से कहा,
ये सब कुछ आप कैसे जानते हैं? मैं बहुत कुछ तो नहीं सहरी, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गेस्ट हाउस राजा बाबू के भाई श्याम बाबू ने बनवाया था। वीरसेन की पहचान ने ही इस गेस्ट हाउस का मुझे वॉचमैन बना दिया। अनुराग ने पूछा, और वीरसेन का क्या हुआ? वह कहाँ है? वॉचमैन ने कहा, वह जिंदा है शहरी, लेकिन तुम अभी अंदर आ जाओ, बाहर का मौसम बहुत खराब हो गया है। देख रहे हो बर्फ का तूफान, अब ये कहीं जाने भी नहीं देगा। अच्छा हुआ जो यहाँ तक आ गए, रात गुजर जाएगी तो वीरसेन भी मिल जाएगा। वॉचमैन ने सोने का प्रबंध कर दिया और पास ही अलाव जला दी। उसी समय उसके पास रस्म का फोन आया। वह कह रही थी, बाबा अंकल, बाबूजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। वह ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं, उन्हें बुखार भी है। आप घर आ जाइए ना बाबा अंकल। कुछ सोचते हुए बाबा अंकल ने कहा, आ तो जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ आज जो एक शहरी मेहमान है, इस मेहमान को भी देखना है। फोन पर रश्मि ने कहा, कौन है? किस शहर से आया है बाबा अंकल? उससे कुछ पूछा आपने? नहीं, अभी नहीं। वह वीरसेन का नाम ले रहा था। उसी समय अनुराग ने बैग से दवा निकाली और बाबा अंकल को कुछ समझाते हुए कहा, आप संकोच न करें बाबा अंकल, इस दवा की किसी को बहुत ज़रूरत है। मैंने सब कुछ सुन लिया है बाबा अंकल, आप जितना जल्दी हो सके मरीज तक पहुंच जाइए। लेकिन तुम तो अकेले रह जाओगे ना? अगले क्षण फोन पर रश्मि ने कहा, आप बाबूजी को देख लीजिए बाबा अंकल, मैं मेहमान को देख लूँगी। रश्मि, तुम समझती क्यों नहीं? तूफानी मौसम जो है, तूफानों से खेल खेल कर तो ही बड़ी हुई हूँ बाबा अंकल। मैं डरती नहीं इन तूफानों से। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? बहुत है रश्मि, किंतु किसी और दूसरे पर नहीं। फिलहाल चाहो तो आ जाओ। मुझे दवा मिल गई है, शहरी ने दिया है। देखो, शहरी के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें भी लेते आना, नहीं तो भूखे सो जाएगा बेचारा। झील के उस पार पहाड़ी ढलान पर बाबा अंकल को रश्मि मिल गई। घने कोहरे में वह एक परछाई की तरह ही दिख रही थी। बाबा अंकल ने कहा, रश्मि, मेरी मानो तो दवा लेकर वापस लौट जाओ। रश्मि ने कहा, बाबूजी को नहीं देखेंगे आप? वह आपको याद पे याद किए जा रहे हैं। मैंने उन्हें ढाढ़स बधाई है कि बाबा अंकल आ रहे हैं बाबूजी। बाबा अंकल ने कहा, ठीक है, जाओ, परंतु अपना ख्याल रखना। गेस्ट हाउस का गेट खुला था। गेट के समीप ही अनुराग की वैन खड़ी थी। रश्मि ने दबे कदमों के साथ अंदर प्रवेश किया। आवाज दी, शहरी बाबू, किधर हो तुम? जहाँ भी हो, अंधेरे में क्यों हो? उसी समय अलाव की रोशनी में उसने अनुराग को देखा तो उसे अपलक देखती ही रह गई। उसके कांपते होठों से आवाज आई, अनुराग, तुम? हाँ रश्मि, मैं अनुराग। अरे, मुझको तो तुमने सहज ही पहचान लिया। ऐसा मैंने सोचा नहीं था। कैसे न पहचानो तुम्हें, तुम्हारे पवित्र प्यार की पहचान में ही तो जी रहे हो। रश्मि सोचने लगी थी। उसके गुलाबी होठों पर एक कंपन सी थी। मेरे पास आओ रश्मि, दूर क्यों खड़ी हो? अनुराग ने कहा। सोचो, यह रात फिर आएगी क्या? कभी तो नहीं। नहीं, मैं नहीं आ सकती। पोटली में खाना है, खा लेना। अनुराग ने दर्द भरे स्वरों में कहा, तो तुम चली जाओगी इन वीरानियों में मुझे अकेला छोड़कर? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई अनुराग नहीं, कोई प्यार नहीं? वापस लौटते हुए रश्मि के कदम ठिठके उसने मुड़कर देखा। बोली,
मैं विवश हूँ अनुराग, मेरे पैरों में प्यार की बेड़ियां न डालो, लेकिन मैं इन बेड़ियों को ही तो पहनाने आया हूँ। रश्मि ने कहा ना कि मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरी मजबूरियों की कसम, तुम यहाँ से वापस लौट जाओगे, कभी ना आओगे इन वादियों में। रश्मि, मैं मानता हूँ कि मेरे पापा राजा बाबू ने तुम्हारे बाबूजी के साथ अन्याय किया था। हम और तुम दोनों तो नादान थे, इसमें हमारी कोई गलती तो नहीं। अनुराग ने चाहा कि रश्मि की कलाई को थाम ले, लेकिन उसने तड़प कर कहा, छूना मत। अनुराग ने कहा, क्यों? रश्मि ने कहा, क्योंकि मैं पराई हूँ। ऐसा कहते हुए रश्मि ने हंस दिया। उसी समय हाथियों का एक झुंड देख रश्मि ने मेन गेट का फाटक बंद कर दिया और जलते अलाव के पास चली आई। अनुराग ने कहा, मुझे आपसे अब कोई गिले शिकवे नहीं, आप जब चाहें यहाँ से जा सकती हैं, परंतु हाथियों को निकल जाने दीजिए, अन्यथा कुछ हो जाएगा। रश्मि के प्रति अनुराग की नज़रें बदल गई थीं। उसने कहा, कुर्सी खाली पड़ी है, जब तक हाथियाँ चली नहीं जाती तब तक आप बैठ सकती हैं। दोनों अलाव के समीप कुर्सियों पर बैठ गए। रश्मि के पैरों की उंगलियां फर्श को कुरेदने लगी थी। वह झुकी नज़रों से अनुराग की ओर देख रही थी। अनुराग भी प्यार की मूर्ति बने उसे निहारे जा रहा था। मासूमियता रश्मि की कम नहीं थी, वह किसी कली की तरह ही कोमल थी। वह देख रहा था अपने बहुत ही समीप से प्यार के इस अद्भुत रंगों को। प्यार की एक अनोखी महक उसके सांसों में घुलने लगी थी। बार बार दिल का अनजान तूफान उसके दिल से टकराने लगा था। आतुर मन कुछ कहना चाह रहा था, परंतु रश्मि के पराई शब्द के कठोरता ने कुछ और न कहने के लिए उसे विवश कर दिया था, ऐसे जैसे होंठ सिल गए हों। रश्मि चुपके चुपके अनुराग के चेहरे के रंगों को पढ़ रही थी। वह सोच रही थी कि बचपन के अनुराग और आज के अनुराग में कितना अंतर है। खेल खेल में मैंने उसे कितना सताया था, कभी आंखों में धूल डाल देना तो कभी यह मेरा वह तेरा जैसी बातों में अनुराग की कलाई को मरोड़ देना साधारण सी बात थी, किंतु अनुराग उफ तक न करता था। क्या यह वही अनुराग है जो उसके समीप बैठा उसके प्रीत पहल की राह देख रहा है? मानो रश्मि के अंतर मन ने उसे झकझोर सा दिया। उसने झुकी सी पलकें उठाई, अनुराग की ओर देखते हुए बोझल शब्दों में कहा, तुमने अभी तक शादी नहीं की? शादी? अनुराग चौंका। किससे पूछ रही हैं आप, मुझसे या इन पत्थर की दीवारों से? रश्मि ने कहा, पत्थर बोलते नहीं अनुराग। जानता हूँ, यही प्रश्न खुद से कीजिए, जवाब मिल जाएगा। रश्मि ने कहा, बहुत नाराज हो? अनुराग ने कहा, हाँ, ठीक समझा है आपने, दूसरों से नहीं, खुद से। एक पराई लड़की के सामने नाराज़गी का कोई मतलब नहीं। क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? आप एक लड़की पर तोहमत लगा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, अनुराग ने कहा, मैं आपसे कैसे नाराज़ हो सकता? मैं क्यों आप पर तोहमत लगाऊंगा? जहाँ पहाड़ों की हुस्न मलिका के आंचल में मेरे महकते आहों की आभा हो, भला वहाँ पर गिले शिकवे कैसे? अगर ऐसा होता तो पहाड़ों की इन वादियों में मेरा आना ही क्यों होता? फिलहाल पौ फटने का इंतज़ार है, लौट जाऊंगा। कहाँ जाइएगा? रश्मि ने पूछा। अनुराग ने कहा, अपने ख्यालों की दुनिया में, जहाँ हर पल कोई मेरा इंतज़ार करता है। कौन है वो भाग्यशाली, क्या मुझसे नहीं बताइएगा आप?
भावुक होते हुए अनुराग ने कहा, मेरी कलम, मेरी कहानी। आज प्यासी पलकों की आस पूरी हो गई। जी लूँगा, लिख लूँगा अब खुशी से। रश्मि मुस्कुरा रही थी। उसने अनुराग से कहा, यूं ही चले जाओगे? बाबूजी से नहीं मिलोगे? मिल लूँगा, मिलने में क्या रखा है। रश्मि ने कहा, कुछ खा लो, मेहमान भूखे नहीं सोते। उदास मन से अनुराग ने कहा, मुझे भूख नहीं, आप चिंता न करें। रश्मि ने कहा, प्यार में ऐसा होना लाजमी है अनुराग, तभी तो प्यार मोहब्बत की सच्चाई नज़र आती है। प्यार की तपिश में तपकर जो चेहरे मुस्काते हैं वह सदा अमर रहते हैं अनुराग। अपने पवित्र प्यार के एक एक पल को जी लेना चाहती थी रश्मि। अनुराग से बैठा नहीं गया तो वो बेड पर चला आया। अनुराग देख रहा था, रश्मि उसके शरीर पर कंबल डालने लगी थी। कब आँख लगी और रात बीत गई, अनुराग ने न जाना। रश्मि चली गई थी। मेन गेट पर बाबा अंकल दिखाई दे रहे थे। उसने घायल दृष्टि से गेट हाउस की ओर देखा और वैन के ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। बाबा अंकल आगे बढ़े और अनुराग से पूछ लिए, क्यों शहरी, जा रहे हो क्या? रश्मि से नहीं मिलोगे? अनुराग ने कहा, वह किसी और की चाहत है बाबा अंकल, वह अपनी नहीं पराई है। शहरी, बाबा अंकल की आवाज़ कड़क थी। पराए लोग एक दूसरे की चाहत में सारी रात अश्कों से पलकों को नहीं भिगोते। जाना है तो जाओ, लेकिन बाबा अंकल का एक काम करते जाओ। रश्मि के प्रीत दिए को प्रज्वलित करके जाओ। मेरे साथ आओ, मैं रश्मि से मिलवाता हूँ तुम्हें, फिर चले जाना। बाबा अंकल ने अनुराग को दूसरी मंजिल पर पहुँचा दिया। बोले, उस रूम में रश्मि है, वहाँ प्रीत का दीप कलश भी है। अनुराग के कदम न रुके, वह आगे बढ़ता ही रहा। पत्थर की एक प्रतिमा के कदमों में पड़ी सिसक रही थी रश्मि। अनुराग तड़प उठा। उसके होठों से निकला, पत्थर का अनुराग? नहीं रश्मि, नहीं, मैं पत्थर का नहीं, मैं जिंदा अनुराग हूँ। मेरे तरफ देखो रश्मि। उसने रश्मि के ठोड़ी पर उंगली रख दी, उसके चेहरे को ऊपर उठाया। चेहरा आंसुओं से तरबतर था। कुछ कहने के लिए होंठ कांप रहे थे। उन गुलाबी अधरों पर अनुराग ने चुंबनों की झड़ी लगा दी। दूर से बाबा अंकल ने देखा, प्रीत कलश का दीप प्रज्वलित हो उठा था। कहानी कैसी लगी? आप कैसी कहानी सुनना पसंद करते हैं? कमेंट में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।